Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 8th class biology, cell structure and functions। आज हम पढ़ने वाले 8th क्लास बायोलॉजी की सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो स्पेशली मैं आपको बता दूँ, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम उसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हमारी ऐसी और नई नई वीडियोस चाहिए तो आप सबसे पहले तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाना मत भूलिएगा। इसे दबाना मत भूलिएगा एंड जल्दी से जल्दी इस बेल आइकन को दबा दीजिए एंड हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 12th क्लास एनी क्लास की आपको मिल जाएगी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8th एक्चुअली क्या है, 8th क्लास में अलग अलग चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी कुछ ही चैप्टर हैं। 2 चैप्टर और अभी बचे हुए हैं, एक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, एक बायोडाइवर्सिटी है। तो सबसे पहले हम सेल करेंगे, सेल के बाद रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी करेंगे। एक्चुअली जो सीक्वेंस है वो ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, सेल स्ट्रक्चर पहले पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद आपका क्रॉप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब तो सही है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा दिया है, तो मुझे जो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये सीक्वेंस ज़्यादा सही नहीं है। चलिए ठीक है, एनीवेज कम टू द पॉइंट। हम अपने पॉइंट पर आते हैं। सेल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब इसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्लाइड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ाना है, तो ये देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे यू हैव लर्नड बाय नाउ दैट बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे कोई भी बॉडी हो, अमीबा हो, है ना, बड़ा प्लांट हो, है ना, और या फिर हमारी बॉडी हो, एनिमल्स हो, डॉग हो, बफेल हो, कुछ भी हो, तो सेल्स आर अच्छा, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट से मिल करके बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सेल्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मूवमेंट्स, है ना, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। अगर सेल नहीं होगी तो ये सारे फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, जो सेल का मेन फंक्शन है वो कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म साइड मूवमेंट, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जस्ट अ ब्रिक्स, जिस तरीके से ब्रिक होती है हमारे घर, मकान या बिल्डिंग या ताजमहल की स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी तरीके से जो आपकी सेल्स होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। दे आर सो माइन्यूट, मतलब इतने छोटे होते हैं कि इस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, आंखों से तो किसी भी कीमत पर दिखेगा नहीं, है ना। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। केवल माइक्रोस्कोप से सेल्स देखी जा सकती हैं। देयरफॉर अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि सेल का डिफिनीशन समझाया गया है कि सेल कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सीधी सी बात है, वही आपकी, और इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी कब हुई वो देखते हैं। तो एन इंग्लिश मैन रॉबर्ट हुक का मतलब ये हुआ, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665। ये
ईयर याद कर लीजिए 1665, कब? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो आर हुक ने क्या डिस्कवरी की थी? सेल की। उन्होंने किसी भी कॉर्क को लिया, उसे माइक्रोस्कोप पर देखा, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं सेल के अंदर, ठीक है। और ये हम माइक्रोस्कोप देख ही रहे हैं, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। मतलब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉर्क है क्या, है ना, तो कॉर्क को हम कह सकते हैं बार्क ऑफ अ ट्री। इसे हम हुक ऑब्जर्व्ड। अच्छा, हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट स्लाइस ऑफ कॉर्क वाज मेड अप ऑफ, जो आपकी कॉर्क है ना, वो हनी कॉम्ब की तरह है, छोटी छोटी हनी कॉम्ब की तरह है। जैसे ये आपकी दिखाए गए हैं, छोटी छोटी हनी कॉम्ब की तरह छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो पाई जाती हैं। ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट एज अ सेल। इन कंपार्टमेंट को सेल बोला गया है, ठीक है। इट वाज मच लेटर दैट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि सारे ऑर्गेनिज्म बिना सेल से नहीं बनते। अगर सेल नहीं होगी तो लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ इज पॉसिबल ओनली on the behalf of the cell, because cell is the smallest unit, okay. It is carrying all kind of functions which are carrying in our body. It was much later that scientists discovered all living things are made up of cell, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल शो अ वाइड वेरिएशन इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज एंड फंक्शन। मतलब ये हुआ कि जो सेल होती है वो अलग अलग शेप और साइज़ की हो सकती है। देखो, पहले हम शेप की बात करें। अगर हम ईस्ट की बात करें, देखो टेढ़ी मेढ़ी बर्ड जैसी, ठीक है, और इस टाइप की सेल, ये सेल पैरामीशियम, ये आपका अमीबा। देख रहे हैं आप, अलग अलग शेप की सेल है, अलग अलग शेप की सेल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्कोप हो गया, हाँ सही है, ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उसका मतलब क्या हुआ? केवल एक सेल, वन सेल, एक सेल का ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है, अमीबा हो सकता है, आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एक ही सेल, है ना, से बने हुए हैं। अच्छा, इन्हीं की सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर न्यूट्रिशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है ना, हो रही है, और आपका रिप्रोडक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम देखते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दो जो विच आर मेड अप ऑफ few to billions of cells. Most plant and animals consist of several million cells, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियन ट्रिलियन सेल्स होती हैं। हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्या है? सबसे पहले सेल है, अलग अलग टाइप की सेल्स जुड़ी हैं आपस में, टिश्यू बन गया, और बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़े, एक ऑर्गन बन गया, जैसे आई, जैसे हार्ट, जैसे लिवर, पेनक्रियास, किडनी, यूरेटर, है ना, टेस्टिस, यूरेथ्रा, कुछ भी बन सकता है। तो वो आपका एक प्रकार का ऑर्गन बन गया। उसी ऑर्गन से एक सिस्टम बन जाएगा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बॉडी से बाहर
ओपनिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऐसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा सिस्टम का मतलब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, तो उसे हम पूरा सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ इन्होंने एक पिरामिड की तरह भी बताया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और लिविंग ऑर्गन, एक प्रकार का पिरामिड बना दिया है, ठीक है। तो चेंज, अच्छा, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, तो जैसे नर्व सेल है, वो टेढ़ी मेढ़ी सी है ना, या फिर कह सकते हैं नर्व सेल नॉन एज अ लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी, और इसका काम होता है मैसेज को कैरी करना, ठीक है। मसल सेल आर स्पिंडल शेप, मसल सेल जितनी भी होती है वो आपकी स्पिंडल शेप होती हैं। whereas shapes of the various plants and animal cells are shown in figure, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करते हैं साइज की। शेप तो यहाँ पे समझा ही दिया है, सेल की शेप अलग अलग टाइप की, देखो ये रही सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ शेप, अलग अलग शेप की होती हैं, ठीक है। दे में ओवल, स्फेरिकल, इलिप्टिकल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, डिस्कॉइड और पॉलीगोनल, स्पिंडल लाइक, किसी भी टाइप की सेल हो सकती है। और जितनी भी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो आपको ये रही सेल की शेप। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स शोइंग द डिफरेंट शेप्स। तो अमीबा है वही टेढ़ा मेढ़ा, अमीबा कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, अमीबा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। और जो आपका ये आपका स्पर्म दिखाई दे रहा है, मसल सेल है, ये फैट सेल है, ठीक है। ये नर्व सेल है, ये वाली, ये ब्लड की वेसल्स हैं, ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ग्लोबुलर सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, इस टाइप्स की आपकी सेल्स हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं इस पैराग्राफ में, ये साइज की बात कर रहे थे, ये साइज पढ़ा दूँ, समझा दूँ। सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट शो अ ग्रेट, है ना, ग्रेट वेरिएशन इन देयर साइज, मतलब अलग अलग साइज में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब किसी में इनविजिबल होती हैं, किसी में दिखती हैं, ठीक है, नेकेड आई से। अच्छा, जैसे आपकी नर्व सेल है बहुत लंबी होती है ना, इस टाइप से हम देख सकते हैं। और जैसे ऑस्ट्रिच का एग है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की सेल थी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, द साइज ऑफ द सेल मेजर्ड इन अ माइक्रोमीटर, सेल को हमेशा माइक्रोन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोन, रट लो इस बात को, म्यू माइक्रोन नहीं होता, माइक्रोन, म्यू माइक्रोन, ये बोलते तो हैं म्यू माइक्रोन, पर बोला जाता है, लिखा जाता है माइक्रोन, क्या बोलते हैं, माइक्रोन। इट इज़ इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ द मीटर, माइक्रोन इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल है, अच्छे से रख लो माइक्रोन क्या है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देख सकते हैं, पर वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो आपकी सेल होती है उसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ये पाई जाती है प्लांट में, किस में पाई जाती है, प्लांट में। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पाई जाती है एनिमल सेल के अंदर। एक और बात याद रखो, जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें आपका सेल मेम्ब्रेन भी होती है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ऐसा कुछ नहीं केवल एक ही होगी। लेकिन एनिमल में शर्त ये है कि एनिमल में केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब है साइटोप्लाज्म, तो जिस तरीके से आपका रसगुल्ले के अंदर चाशनी भरी रहती है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी, है ना, छोटा छोटा लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं।
उसी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और आपका होता है सेल का न्यूक्लियस, सबसे इम्पोर्टेंट्स होते हैं सेल न्यूक्लियस। ये उन्होंने अलग से स्पेशली बताया भी है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब इन्होंने बढ़िया सा डायग्राम बताया है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखने में भी सेल ग्रीन लग रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल की विशेषता ये है कि उसके अंदर सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। ये दोनों चीज़ें टिड्स, ये दोनों चीज़ें एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और एक और विशेषता है दोनों में डिफरेंस में कि जो आपका प्लांट सेल होता है इसमें जो आपका सेंट्रल पार्ट में वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल स्टोरेज वगैरह के काम में आता है, वो एक अलग बात होगी। तो वैक्यूल तो काफ़ी बड़ा होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो मार्जिनली होता है, किनारे पे होता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल के सेंटर में पाया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में DNA होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और होता है RNA। क्या होता है? DNA एंड RNA। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, चीक लिया या अनियन ली। ठीक है, उसे उसकी लेयर जो होती है वाइट कलर की, उसकी लेयर को काटा और माइक्रोस्कोप पे रख करके देखा। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी आपके चैम्बर्स हैं, उसमें सेंट्रली नहीं है, मार्जिन में आपका न्यूक्लियस है। लेकिन अगर हम इस टाइप की सेल बात करें, ये आपकी चीक की सेल है, हमारे गालों की सेल है, ह्यूमन चीक सेल है, गालों से ली गई है। ठीक है, तो उसमें सेंटर में आप देख रहे हो। ठीक है, ये आपका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपस में जुड़ी हुई फ्लैट जैसे टाइल्स घर पे लगे होते हैं वैसे। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये केवल एनिमल सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में भी पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, प्लांट और सेल का, प्लांट और एनिमल का। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो इम्पोर्टेंट पदार्थों को तो सेल के अंदर आने देती है और गंदे पदार्थों को बाहर भेजती है, और ये प्रोटेक्शन भी करती है इंटरनल कंपोनेंट का। ठीक है, दोनों ही फंक्शन इसके होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन करती है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म को तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि साइटोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस होता है, याद रखना। और इसी के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उन्हीं हम सेल ऑर्गेनेल की बात करना शुरू करते हैं। तो दीज आर द एक्टिव लिविंग परमानेंट और एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल बहुत छोटे होते हैं,
ना के बराबर होते हैं, दिखते नहीं हैं तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। उनमें से कुछ नाम हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं अभी बता चुका हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के पास होता है, जिससे सेल की एक प्रॉपर शेप आती है और ये ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सिंथेसिस और प्रोटीन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड एक प्रकार से अपने आप में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट। प्लास्टिड्स आर एक्सट्रीमली प्रेजेंट इन exclusively present in a plants in large member of are absent in animal cell। मतलब एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते। ये 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स। पहले हम प्लास्टिड्स के टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद इस सेल को देखेंगे। चलिए, ये प्लास्टिड की सेल, प्लास्टिड की टाइप पढ़ लो। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, इसमें तो प्रॉपर ग्रीन पिगमेंट होता ही है, ठीक है। इसके बाद दे आर रिगार्डेड द किचन, मतलब प्लांट की किचन यही है, और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है ना, H2O, इसी की मदद से ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला इस तरीके C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये ग्लूकोज बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता और ज़्यादातर रूट के अंदर पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफाई स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपका पोटैटो है। पोटैटो अपने आप में एक प्रकार की स्टेम होता है, उसमें यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। एक स्वीट पोटैटो होता है, वो रूट होती है, उसके अंदर भी आपका पाया जाता है। तो टमाटो, हाँ। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड, ये कलर्ड होते हैं, येलो भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, और है ना। तो ये ज़्यादातर पाए जाते हैं टमाटर के अंदर। तो जो टमाटर का कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कैरेट का कलर होता है वो, है ना, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। जब हम खाना खाते हैं, एनिमल या प्लांट जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पॉसिबल है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्लास्टिड्स हो गए, प्लास्टिड समझा दिए। अब ये आपका राइबोसोम और समझा दें। सेल का स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे। तो देयर आर ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। और राइबोसोम का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? वो आपका RNA के द्वारा होता है सेल के सेंटर में। तो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं कुछ, क्या होती हैं? गोल्जी बॉडीज़। ये आपके स्मॉल हॉलो प्लेट लाइक कप शेप्ड बॉडीज़ होते हैं, फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। दे फॉर्म द गोल्जी apparatus एंड सिंथेसिस, स्टोर एंड सीक्रेट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। द गोल्जी apparatus आर scattered called डिक्टोसोम्स। गोल्जी apparatus को हम डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रोसोम। चलिए सेंट्रोसोम देखते हैं। सेंट्रोसोम एक प्रकार का स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोस्टली इन एनिमल सेल में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्यूल्स। सेंट्रोसोम में सेंट्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्यूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम के बारे में तो मैं अभी बता ही चुका हूँ। ये आपके सुसाइडल बैग्स होते हैं। क्या होते हैं? सुसाइड। अब ये क्यों कहा जाते हैं? लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल, एनिमल सेल ओनली, ठीक है, केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, सेलुलर डाइजेशन होता रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये फट जाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं, और ये इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है वो फंस जाता है, उसे मार देते हैं। इसके बाद कहते हैं, देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्थान।
प्लांट में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं जिनमें सेल बड़ा रहता है। एनिमल में बहुत छोटे होते हैं और इधर उधर होते हैं। ठीक है, ये आपके सेल आपकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस सेल इंक्लूजन की, है ना। सेल इंक्लूजन की बात करता हूँ। सेल इंक्लूजन में आपका आता है नॉन लिविंग, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल है नॉन एज सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, तो दीज इंक्लूड वाटर, है ना, सॉल्ट, शुगर और प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल का वो है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वैसे मान लीजिए घर का मुखिया जो पूरे घर को चलाता है। ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल, है ना, स्कूल चलाता है। तो न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ये स्फेरिकल होता है या ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल या ओवल शेप का। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेंटर में, है ना, RNA भी होता है। क्या होता है? RNA। और DNA होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को आगे ले जाने का काम होता है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियोलस है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये है न्यूक्लियस के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है कि ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप होता है। मेक्स अप द बॉडी ऑफ न्यूक्लियस। इट इज डेंस देन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से डेंस होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर टुगेदर नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियोलस की बात करें तो वो स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस की, है ना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है। एंड RNA न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, समझ में आ गई। प्रोटीन कहाँ पर दिया? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स आपके DNA की तरह होते हैं। DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके ऊपर जीन होती है। तो ये जीन ही हेरिडिटी कैरेक्टर का कारण होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे। गेहूँ के पौधे से गेहूँ ही बनता है और कुछ नहीं बनता। ठीक है, लेकिन होता क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे 9th क्लास की वीडियो में मैंने बताया था, तो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सम ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव अ वेल डिफाइंड और न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में हम सब आते हैं, प्रोकैरियोट में अमीबा वगैरह आता है। ये है आपका पूरा न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टेबल दे रखी है, उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस टेबल में क्या है? इन्होंने क्या कर रखा है? साइटोप्लाज्म दे रखा है। वो बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। फिर उन्होंने उनका फंक्शन बताया। ये मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ सेल में पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियस है, एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ये रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर और अंदर। ठीक है, जो आपकी सेल वॉल होती है वो गिव्स शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। इससे शेप और रिजिडिटी आती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं।
तो अब हम बात करते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया की। ये एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। गोल्जी बॉडी एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है। ये फंक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन का काम करती है। याद रखना, बॉडी में जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं वो सीक्रेशन हो रहे हैं, वो किसके द्वारा? गोल्जी अपरेटस के द्वारा। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनना। लाइसोसोम्स होते हैं एनिमल सेल में पाए जाते हैं केवल, और ये गंदी संदी सेल को या बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग्स। अब होते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं? वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स होते हैं उनका काम होता है स्टोरेज करना एक्सेस मटेरियल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका राइबोसोम बनाने में काम करता है, और राइबोसोम होते ही प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम का काम होता है, ये एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये सब पूरी टेबल थी जिसे मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया गया है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल कैसी होती है? रिजिड होती है, लिविंग सेल होती है, बॉल। ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, सेंट्रोसोम होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल है जो डिक्टोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। इस वैक्यूल सेंट्रली नहीं होता है। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल सेल है जो गोल्जी बॉडी जो हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो मेन डिफरेंस तो आपका सेल वॉल का है, बाकी का तो ये समरी वगैरह वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं तो जल्दी मैं समझा देता हूँ कि सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ porous membrane that allows to and fro movement of the cellular material। टू एंड फ्रो का मतलब है सेल से बाहर और सेल के अंदर मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सेल वॉल आउटर पार्ट ऑफ द एनी प्लांट सेल होती है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जीन्स होती हैं वो हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है वो पूरी मतलब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप की स्ट्रक्चर की होती है और इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स होते हैं, गंदी संदी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। डिस्ट्रॉय द सेल होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वैक्यूल सबसे ज़्यादा तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं। चलिए, अब हम जो चैप्टर पढ़ लिया है उसमें से कुछ चीज़ें हम आपको समझा देते हैं। जैसे टिक मार्क क्वेश्चन, किचन ऑफ प्लांट सेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ प्लांट सेल। सुसाइडल बैग्स क्या होते हैं? और लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग की तरह काम होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? मशरूम मल्टी है, अनियन मल्टी है, रोयो मल्टी है, यूनिसेलुलर है मतलब एक ही सेल है। कंट्रोलर ऑफ सेल क्या है? न्यूक्लियर कंट्रोलर ऑफ सेल है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मुझे ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक। आर हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम। तो जीन होते हैं, क्या होते हैं? जीन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सराउंड्स अ न्यूक्लियस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स, हाँ सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेवरल टिश्यू कंबाइंड फॉर्म अ ऑर्गन, सही बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ द सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोन, माइक्रोन में सेल को के साइज को मापते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर को हम जब भी एग्ज़ाम होगी तब कराएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले कराने का कोई साइंस लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो बच्चों ये आज के लिए